नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग जनसंचार के जो माध्यम पढ़ रहे थे उनमें अपन ने रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र है, उनके बारे में पढ़ा। साथ ही व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उन सभी के बारे में भी जाना। तो उनमें एक सिनेमा भी होता है, जनसंचार का माध्यम। सिनेमा देखिए जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तो अपने को सूचना नहीं देता है, क्योंकि सिनेमा में तो अपन फिल्में देखने के अलावा और कोई ये तो है नहीं कि कोई समाचार सुनने के लिए सिनेमा गया। ऐसा तो अपन ने कभी सुना ही नहीं और कभी हुआ भी नहीं। लेकिन वह क्या है कि परोक्ष रूप से अपने साथ में जुड़ा रहता है, तो परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान व संदेश देने का काम है वो करता है। यह है जनसंचार का एक ऐसा लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। यानी कोई ज़माने में सिनेमा का इतना क्रेज़ था कि हर एक इंसान जैसे सिनेमा में फ़िल्म वगैरह देखने जाते थे तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। मतलब 70 के दशक के आसपास सिनेमा जगत अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली एक माध्यम के रूप में माना जाता था। सिनेमा के आविष्कार का जो श्रेय है वो अल्वा एडिसन नामक एक विद्वान है, उनको जाता है। और ये 1883 ईस्वी में मेनिस्टोस्कोप की खोज की थी। ये मेनिस्टोस्कोप जो होता है ना, उसके माध्यम से क्या होता है देखिएगा, एक फ्लैश यानी प्रकाश डाला जाता है। एक ऐसी मशीन होती है जिससे एक क्या है कि एक बड़ा पर्दा होता है, उस बड़े पर्दे पर यहाँ से प्रकाश डाला जाता है और बड़े बड़े चित्र दिखाई देते हैं। आपने सिनेमा में फिल्में तो देखी होंगी, वो ये होता है। तो इसकी खोज है मेनिस्टोस्कोप की 1883 ईस्वी में अल्वा एडिसन महोदय के द्वारा की गई थी। ये एक इंजीनियर थे, ध्यान रखना इस बात का। सबसे पहले सन 1884 की बात है, उसमें फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी, विश्व की प्रथम फिल्म। ध्यान रखना 1884 में फ्रांस में बनी थी पहली फिल्म। फिल्म का नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। द अराइवल ऑफ ट्रेन, ये फिल्म का नाम है। ये विश्व की पहली फिल्म है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी कारण इसको नोट कीजिएगा कि विश्व की पहली फिल्म कौन सी है। अपने भारत देश की अगर चर्चा की जाए तो भारत में पहली फिल्म सन 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के के द्वारा निर्मित की गई थी, बनवाई गई थी। नाम था फिल्म का राजा हरिश्चंद्र, और ये मूक फिल्म थी। अब मूक फिल्म का मतलब क्या है कि आवाज़ नहीं थी उस फिल्म में, बिल्कुल आदमी इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उसको ही भारतीय जनता देख रही थी, बहुत प्रसिद्ध, मतलब पसंद कर रही थी उस चीज़ को, कि किस प्रकार से बड़े बड़े चित्र, बड़े बड़े आदमी अपन को दिखाई दे रहे हैं, चाहे आवाज़ हो ना हो। परंतु पहली मूक फिल्म भारत की है राजा हरिश्चंद्र। किसके द्वारा बनाई गई थी? दादा साहब फाल्के के द्वारा। इसीलिए फिल्मी दुनिया का भारत में आज भी सबसे बड़ा अगर कोई पुरस्कार होता है तो वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसीलिए दिया जाता है। बहुत से विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि फिल्मों में दादा साहब फाल्के क्यों दिया जाता है, क्योंकि फिल्मों की नींव जिस इंसान ने जो रखी थी भारत देश में, वो दादा साहब फाल्के थे। वो 1913 ईस्वी की बात है, पहली मूक फिल्म बनाई थी उन्होंने, राजा हरिश्चंद्र। भारत में पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा, जो कि 1931 में बनी थी। देखिए आपको बहुत आराम से याद रहेगी। पहली मूक फिल्म 1913 में है। अब 13 का ये एक हटा करके आगे लगा दोगे तो कितने बन जाएंगे? 31 बन जाएंगे। तो 1931 में आलम आरा नाम करके फिल्म बनी थी, भारत की पहली बोलती फिल्म थी ये। तो ये दोनों फिल्में आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। 70 का जो दशक है, इसमें सिनेमा में क्या है कि मूल रूप से प्रेम और रोमांस और फेटेंस यानी मार धाड़ की जो फिल्में थी, आदि पर आधारित फिल्में बनती रही हैं 70 के दशक में। अब सत्यजीत रॉय हैं, उन्होंने 50 के दशक में एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म बनाई थी, सुपरहिट फिल्म थी पाथेर पांचाली। क्या थी? पाथेर पांचाली। मौजूदा समय में भारत में अगर देखा जाए तो हर वर्ष क्या है कि हजार से के करीबन या हजार से अधिक ही फिल्मों का निर्माण है वो होता है। तो ये अपनी भारत देश की सिनेमा की जो दुनिया है उसकी अपन ने शॉर्ट में चर्चा की है, ठीक है। इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूछ सकते हैं, पहले फिल्म निर्माता के बारे में पूछ सकते हैं, पहले फिल्म का नाम पूछ सकते हैं, पहले मूक फिल्म, और उसके बाद में पहले बोलती फिल्म। इस प्रकार से ये प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में 100% प्रश्न हर बार पूछा जाता है, स्वव्रत लेखन। यानी स्वव्रत होता क्या है, अपन को सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपने को स्वव्रत के बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे इसमें। देखिए आप सभी लोग जानते हो स्वव्रत क्या होता है, लेकिन
वही बात है, अंग्रेजी में इसका नाम बोल दूंगा तो आप लोग खटाक पहचान जाओगी, बायोडाटा, सभी जानते हो। और इसको बायोडाटा का एक दूसरा नाम होता है कैरिकुलम। तो यही स्ववृत्त होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी ये कैसे बनाया जाता है, इसका क्या उपयोग होता है अपने दैनिक जीवन में। तो देखिए, स्ववृत्त का तात्पर्य होता है अपना वृत्त लिखना। अब अपना वृत्त मतलब अपने बारे में जानकारी, अपना वृत्तांत लिखना, यानी वृत्तांत कहना, अपने बारे में कहना। वृत्तांत का एक अन्य अर्थ अपने आप बीती भी होता है, यानी अपने आप बीती तो बताएंगे दूसरे को, तभी तो स्ववृत्त बनेगा वो। लेकिन स्वयं अपने बारे में संक्षिप्त रूप से आवश्यक सूचना प्रदान करना ही स्ववृत्त कहलाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, बायोडाटा, या फिर इसको कैरिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, बायोडाटा होता है ना, उसको हिंदी में ही स्ववृत्त कहा जाता है। ठीक है। स्ववृत्त का तात्पर्य आत्मविज्ञापन भी होता है, मतलब अपने बारे में जानकारी देना, या फिर आत्म प्रशंसा करना। इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता है कि खुद की प्रशंसा नहीं की जाती है, बल्कि इसमें अपना विज्ञापन जरूर होता है, आत्मविज्ञापन, यानी खुद के बारे में जानकारी देना। बल्कि अपने बारे में अच्छी अच्छी जानकारी तो देंगे, अपन स्ववृत्त लिखेंगे तो बुराई तो कोई लिखेगा ही नहीं उसमें। तो इसमें मतलब अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी खुद की अपन लोग क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ये इसका कदापि मतलब नहीं निकाला जाएगा। यह है स्ववृत्त। किसी प्रकार कोई व्यक्ति होता है जो अपनी आजीविका प्राप्ति के संदर्भ में लिखा जाता है। जैसे अपन किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, किसी स्कूल में जॉब करने जाते हैं, किसी अन्य जगह जॉब करने जाते हैं, तो अपने को सबसे पहले अपना रिज्यूम देना पड़ता है, समझ रहे हो ना बात को, वही बायोडाटा देना पड़ता है, वही स्ववृत्त होता है। और इसी पत्र में व्यक्ति जिस पद से संबंधित अपनी योग्यताएं लिखता है, अपने कार्यों का अनुभव भी लिखता है, कि जैसे स्कूल में जाता है तो उसके बारे में बताता है कि मैं पिछले 5 सालों से फलां स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी शैक्षणिक योग्यता है, ये इस प्रकार से मैंने पढ़ाया है, वो सारी बातें, और उपलब्धियों को प्रस्तुत वह करता है। स्ववृत्त व्यक्ति के वैशिष्ट्य का परिचय होता है, यानी व्यक्ति की विशेषताएं बताता है कि इस आदमी में क्या क्या विशेषताएं, यानी सारी जानकारी अपने को बायोडाटा में लिखनी पड़ती है, क्योंकि अपन अपने बारे में कुछ भी उसमें छुपा नहीं सकते। छुपा लेंगे तो अपन जा रहे हैं नौकरी प्राप्त करने, वो वैसे ही निकाल देगा, समझ रहे हो ना बात को। तो अपने बारे में सब कुछ ओपन होता है उसमें। तो आशा करता हूँ ये बात आपको आराम से समझ में आई होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बायोडाटा तो आप लोग जानते ही हो, परंतु उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उसको ध्यान रखना। स्ववृत्त लेखन के समय ध्यान रखी जाने वाली बातें। स्ववृत्त के 2 पक्ष होते हैं, ध्यान रखिए। एक पक्ष होता है उम्मीदवार का, और दूसरा पक्ष होता है नियोक्ता, यानी जो अधिकारी होता है ना सामने वाला, उसका। तो पहले पक्ष में वह व्यक्ति होता है जिसको केंद्र में रख करके सूचनाएं संकलित की जाती है, यानी मैं मेरे बारे में लिखूं या आप अपने बारे में लिखो, तो अपने लिए होता है कि अपने पक्ष में, यानी जो व्यक्ति होता है उसको केंद्र में रख करके सूचनाएं संकलित की गई हैं, यानी अपन अपने बारे में सूचनाएं संकलित कर रहे हैं, यानी उम्मीदवार होता है वो खुद अपना, तो वो बायोडाटा होता है। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्थान का होता है, जैसे किसी स्कूल वगैरह या वहाँ के प्राचार्य वगैरह, उसका, जिसके लिए या फिर जिसके प्रयोजन को ध्यान में रख करके सूचनाएं जुटाई जाती हैं। यानी अपने को किसी महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है, तो अपन उसके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं कि हमें ये जानकारी इसी समाचार पत्र से मिली है, ऐसे ऐसे समाचार पत्र में इतने नंबर अंक में आपने विज्ञापन दिया था, ये मैंने वहाँ से पढ़ा है, इसलिए मैं आपको आपके पास में ये मतलब एक प्रार्थना पत्र लिख करके भेज रहा हूँ, साथ में मेरा स्ववृत्त भी इसके साथ में जोड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से पहला जो पक्ष होता है वो तो उम्मीदवार का होता है, दूसरा पक्ष होता है वो नियोक्ता का या संस्थान का होता है। अगला देखिएगा, स्ववृत्त में सदैव ईमानदारी बरतनी चाहिए, यानी लिखते समय बेईमानी बिल्कुल नहीं चलेगी, झूठे वादे बिल्कुल नहीं चलेंगे, किसी भी प्रकार के झूठे दावे जो हैं या फिर अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, यानी फालतू की बढ़ाई चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को पता है अपने कितने पानी में है, क्योंकि वो 2 मिनट बात करता है ना, जैसे वाइवा जिसको बोलते हैं, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, वो अपने से बात करना, अपना बैठने का तरीका, अपना खड़े होने का रंग ढंग, अपने कपड़े, अपनी पर्सनैलिटी, उससे एक्चुअल में क्या है कि वो पता लगा लेता है कि आदमी में कितना के दम है, कितना को वो अच्छा पढ़ाएगा। मतलब अपन तो एक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो इसका उदाहरण दे सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में जाएंगे तो मैनेजर को वैसे ही पता चल जाएगा कि ये कितना टैलेंटेड है, इसने कितनी कंपनियों में पहले जॉब किया है, यानी कितना का अनुभव है। सामने वाले को तो पता रहता है, क्योंकि सामने वाला जब उस कुर्सी तक पहुंचता है तो वो पहले मतलब ये अपन जो नीचे वाले जो काम होते हैं ना लेबरिंग के, वो काम करते करते ही वो ऊपर तक पहुंचता है, तो उसको इस चीज़ का पता रहता है। पहले वो वहाँ पर काम करता है तो वो देख लेता है कि यहाँ पर लोग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस ढंग के लोग को अपनी आवश्यकता है,
वो वाली बातें। तो किसी प्रकार के झूठे दावे और अतिशयोक्ति से उसमें बचना चाहिए। ये मत बोलो कि आप नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का खासा अनुभव होता है, यानी जो सामने व्यक्ति बैठा रहता है ना, उसको आराम से पता रहता है कि ये आदमी किस प्रकार का कार्य कर सकता है, किस प्रकार का ये पढ़ा सकता है, अपने संस्थान में कितना किसको अनुभव है, क्योंकि वो बातों में पता लगा लेता है। या फिर गलत बढ़ा चढ़ा करके किए गए जो दावे हैं उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक साबित हो सकती है। यानी अपन धोखा तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले को पता रहता है, वो अपना वहाँ पर गुरु बैठा होता है सामने। या थोड़ी कि जैसे इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में कई बार क्या होता है कि कई विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि वो अगला पूछता तो छोटी सी बात है और उसके बारे में फालतू की बकवास करने लग जाते हैं, और फिर उसको निकाल देते हैं बाहर आके, कि कहते हैं कि यार मैंने तो आधे घंटा इंटरव्यू दिया था, लेकिन आधे घंटे में सर ने पता नहीं कहाँ से क्या किया, बल्कि मैंने तो सब कुछ तो बताया था कबीरदास जी के बारे में, बल्कि अगले ने पूछा ही नहीं आपको, उससे ज़्यादा आप फालतू की बकवास कर रहे थे वहाँ पर। तो वो वाली चीज़ें वहाँ पर नहीं चलती हैं। दूसरा होता है कि स्ववृत्त में अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के शैबल पहलुओं पर जोर देना कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी अपने पास में योग्यता है, जैसे नेट जीआरएफ कर रखी है, 4-5 साल पढ़ाने का अनुभव है, और इस प्रकार से अगले को अपन प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य एक्टिविटीज़ में अपन ने भाग लिया है, वो प्रमाण पत्र हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल बेधड़क खुले दिमाग से वो चीज़ें लिखनी चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। स्ववृत्त की भाषा शैली सरल सहज होनी चाहिए, अर्थात उसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्ववृत्त में व्याकरण या फिर वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है बायोडाटा में, मतलब अगर वर्तनी संबंधी यानी लिखावट में गलती होगी ना, तो अगला वहीं पर अपना नकारात्मक पहलू अगले के हाथ में आ जाएगा, और अपन को वो बिना कुछ पढ़े देखे, अपने से कुछ पूछे ही बाहर से बाहर निकाल देता है। स्ववृत्त आकार में न तो ज़्यादा लंबा होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, और न ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अगर बहुत छोटा हुआ तो उसमें अपने अनेक जरूरी जो तथ्य हैं ना, अपनी शैक्षणिक योग्यता वगैरह, अपना अनुभव वगैरह और जो बातें होती हैं, वो मतलब उसमें लिखे वगैरह या छपे वगैरह रह जाएंगे। दूसरी तरफ यदि बहुत लंबा हुआ तो पढ़ने वाला उनके पहलुओं को नज़रअंदाज कर देगा कि ये फालतू की बकवास कर रहा है, इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। ऐसे लिख देगा कि मैंने 10 स्कूलों में ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, फलामा ढिमका, मतलब हज़ारों बातें होती हैं फालतू बकवास लिखने की, उनसे हमें बचना चाहिए। स्ववृत्त साफ सुथरे कागज पर कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए, यानी कंप्यूटर से लिखा हुआ होना बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है। व्याकरण संबंधी त्रुटियों को दूर कर लेना चाहिए। ये बातें छोटी लग रही हैं अपन को, व्याकरण संबंधी त्रुटियां वगैरह की अगले का ध्यान नहीं जाएगा, बल्कि सबसे ज़्यादा ध्यान है वो उसी पर जाता है। मगर उम्मीदवार के प्रति वो विपरीत धारणा उत्पन्न कर सकती है, यानी सामने वाला नियोक्ता होता है ना, वो उम्मीदवार के प्रति उल्टी सोच भी रख सकता है इन चीज़ों से। यानी इसकी बात वो यूँ सोच ले कि इसको अगर लिखना ही ढंग से नहीं आता तो पढ़ाएगा क्या खाक। समझ रहे हो बात को? तो नियोक्ता है, उसको ऐसा लग सकता है कि उम्मीदवार या तो लापरवाह है, या फिर उसकी जो शिक्षा दीक्षा है वो ठीक ढंग से नहीं हुई है, कि इसको लिखना पढ़ना ही अच्छे से नहीं आता है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा, क्या नॉलेज देगा, उसका काहेगा अनुभव है, ये तो झूठ लिख रखा है। तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। यानी स्ववृत्त की किसमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे स्ववृत्त एक चुंबक की तरह माना जाता है, जो कि नियोक्ता को शीघ्र आकर्षित कर लेता है, यानी उम्मीदवार को वो शीघ्र आकर्षित कर लेता है। स्ववृत्त बायोडाटा लेखन का एक नमूना अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखो, उम्मीदवार का नाम होना चाहिए। एक बार परीक्षा में यही पूछा गया था कि स्ववृत्त में क्या क्या होना चाहिए। आप देख सकते हो 2013 या 13 के आसपास जो व्याख्याता भर्ती का पेपर हुआ था, उसमें यही आया था। सबसे पहले नाम, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर उसकी जन्म दिनांक, फिर उसका वर्तमान पता, फिर स्थायी पता। इतना लंबा तो नहीं आता, पर ये 4-5 ना, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और वर्तमान पता, यहाँ तक या जन्म तिथि तक, ये 4-5 चीजें वो पूछ सकता है। पहले लिख देगा कि पहले पिता का नाम आएगा, पिता की जगह माता का नाम लिख देगा, फिर पहले जन्म दिनांक लिख देगा, अपना खुद का नाम सबसे लास्ट में कर देगा। इस प्रकार से इनको ऑप्शंस में घुमा फिरा सकता है। तो अच्छी तरीके से इस बात का ध्यान होना चाहिए आप लोगों को कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान जो पता होता है, स्थायी पता होता है वो, फिर आजकल दूरभाष नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर साथ ही साथ में मेल आईडी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। फिर आती है बाद में शैक्षणिक योग्यता। इस प्रकार से बायोडाटा बनाते हो ना आप लोग। तो शैक्षणिक योग्यताओं में जैसे उत्तीर्ण परीक्षा होती है, फिर कौन सा बोर्ड या विश्वविद्यालय है, फिर कौन से विषय हैं, फिर कौन सा वर्ष और कौन कितने इसके मार्क्स यानी प्रतिशत आए। तो स्नातक जैसे लिखा है, एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास 2005 में किया 59%।
फिर इसी प्रकार से स्नातकोत्तर मैंने कक्षा 10 और 12 यूं ही नहीं लिखी है, वरना इससे पहले कक्षा 10 और 12 भी लिखनी बहुत जरूरी थी, जैसे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी में वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और इसमें अपन लिख देंगे 2001 और मार्क्स आएंगे वो लिख देंगे। फिर वही कक्षा 12वीं की सीनियर सेकेंडरी। फिर स्नातक, फिर स्नातकोत्तर एमडीएस विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य 2007 60%। बीएड की बात करें तो एमडीएस यूनिवर्सिटी हिंदी साहित्य हिंदी और स्वीक्ष या सामाजिक विज्ञान 2008 में। फिर एमफिल की अगर कर रखी है तो अपन ने एमडीएस विश्वविद्यालय हिंदी विषय 2011। शैक्षणिक अपना अनुभव की अगर चर्चा करें तो हिंदी साहित्य प्राध्यापक यानी व्याख्याता पद के लिए तो हिंदी साहित्य गुरुदेव टैगोर शिक्षक या प्रशिक्षण महाविद्यालय सत्र 2012-13, और प्राध्यापक पद पर हिंदी के लिए विद्या भारती महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में मैंने अध्यापन कार्य, यानी ये अनुभव जो अपन लिखते हैं ना, वो वाला ये अनुभव यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इन 2 स्कूलों में या 2 कॉलेजों में मैंने अध्यापन कार्य है वो करवाया था। तो इस प्रकार से ये स्ववृत्त तैयार होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इस प्रकार से ही अक्सर पूछ ली जाती हैं। फिर उसी के बाद में देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, समाचार पत्रों में विज्ञापन आता है, तो प्राचार्य विद्या भारती महाविद्यालय झुंझुनू के द्वारा हिंदी व्याख्याता के पद के लिए एक पद विज्ञापित किया गया है, और इस पद को प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखे, यानी अपन को आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखा जाता है देखिएगा, कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य विद्या भारती महाविद्यालय झुंझुनू किस विषय में, व्याख्याता हिंदी पद के लिए आवेदन पत्र। फिर लिखते हैं कि महोदय, आज दिनांक 18 जून 2022 को राजस्थान पत्रिका के अंक में आपके संस्थान के द्वारा एक विज्ञापन से मुझे इस बात का पता चला, या ये फिर ज्ञात हुआ कि आपके संस्थान को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी विषय पढ़ाने के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, कि आपने ऐसा एक विज्ञापन दिया था राजस्थान पत्रिका के अंक में कि हिंदी विषय के लिए आपको किसी अध्यापक की जरूरत है हिंदी विषय पढ़ाने के लिए, तो मैं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने अपना स्ववृत्त इसी आवेदन पत्र के साथ में संलग्न कर दिया, यानी मेरा बायोडाटा साथ में जोड़ दिया है, और इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त उम्मीदवार हूँ, यानी मैंने सारी जो आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो पूरी कर रखी हैं, तो मैं सर्वथा उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। मैं विज्ञापन में आपके द्वारा वर्णित सभी योग्यताओं एवं अर्हता यानी योग्यता जो भी होती है उसको पूर्ण करता हूँ, और जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से मैं दे रहा हूँ कि मैंने सेकेंडरी से स्नातकोत्तर तक सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए जिससे कि अगला प्रभावित हो, कि सेकेंडरी से लेकर के स्नातकोत्तर तक मैंने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया, प्रथम श्रेणी। उच्च माध्यमिक स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर मेरा ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य रहा है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूजीसी, जिसके द्वारा जेआरएफ और नेट की परीक्षा वो हिंदी विषय से उत्तीर्ण कर रखी है। इसके साथ साथ मैंने बीएड का पाठ्यक्रम है वो भी पूर्ण कर रखा है। इससे पूर्व भी मैंने अनेक महाविद्यालय या फिर विद्यालयों में हिंदी विषय का अध्यापन जो कार्य है वो करवाया है, जिसका अनुभव प्रमाण पत्र मैं आवेदन पत्र के साथ में संलग्न कर रहा हूँ। यानी अपन ने पीछे जो पढ़ा था ना स्ववृत्त में कि 2 महाविद्यालयों में मैंने पढ़ा है, तो वो भी संलग्न कर रहा हूँ यानी लगा रहा हूँ इसके साथ। मैंने विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर आयोजित विविध प्रकार की जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भाग लेकर के सफलता प्राप्त की है, जिससे कि मैं आपके संस्थान में भी विद्यार्थियों को ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकूंगा, कि मुझे पता है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में कैसे भाग लिया जाता है, और सांस्कृतिक जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनकी प्रतियोगिता में कैसे भाग लिया जाता है, उसमें मैंने पहले से ही सफलता प्राप्त कर रखी है। तो मैं आपके विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनको भी प्रेरित कर सकूंगा और वो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अंत में लिखते हैं कि मुझे आशा ही नहीं कि अपितु पूर्ण विश्वास है कि उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रख करके आप मेरे आवेदन पत्र पर स्नातक स्तर मेरे आवेदन पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार करके मुझे इस पद के लिए आप नियुक्ति प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से जो स्ववृत्त होता है वो स्ववृत्त तैयार किया जाता है, और उसके साथ में एक मतलब प्रार्थना पत्र है वो भी लगाया जाता है। जैसे भवदीय नीचे करके अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, नाम पता, और ये तिथि लगा सकते हैं, ये स्थान लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आवेदन पत्र के साथ में प्रार्थना पत्र अपन को लिखना बहुत जरूरी होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको स्ववृत्त के बारे में अच्छे से
पता चल गया होगा कि स्ववृत्त कैसे बनता है, यानी बायोडाटा कैसे बनता है, और उसमें कौन कौन सी बातों का अपन को ध्यान में रखना चाहिए, और उसके साथ में प्रार्थना पत्र जो लगता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। और सिनेमा के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि पहली फिल्म वगैरह उसकी चर्चा की है। इसी के साथ में आप ये जो पत्र है ना, ये अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कार्यालय पत्र होते हैं। उस कार्यालय पत्रों में एक तो होता है सरकारी पत्र और एक होता है अर्ध सरकारी पत्र। फिर उसके साथ में एक टिप्पणी होता है, फिर आनुषंगिक टिप्पणी होता है, अनुस्मरण पत्र होता है या स्मरण पत्र भी कह सकते हैं उसको। फिर कार्य सूची होता है, कार्यवर्त होता है, और परिपत्र होता है, प्रेस विज्ञप्ति होता है। ये जितने भी प्रकार के पत्र होते हैं ना, उन सभी पत्रों के बारे में अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो उसका वीडियो डाला हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। जैसे पारिवारिक पत्रों के बारे में, व्यवसायिक पत्रों के बारे में, वो सारे प्रकार के जितने भी पत्र होते हैं ना, उन पत्रों के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वैसे वीडियो का, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको सारी प्रकार की जितनी भी अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसको शॉर्ट में नोट्सों के माध्यम से पूरी को पढ़ा रखा। आप लोग सब कुछ आराम से पढ़ सकते हो। समाचार पत्रों वगैरह के बारे में, सृजनात्मक लेखन, नाटक, डायरी, कहानी, कविता, उन सभी के बारे में विस्तार से समझा रखा है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना। कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो।